नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। अवंतिका को पलंग के सिरहाने पर सिर टिकाकर सिसकते हुए ना जाने कितनी देर हो गई थी। वो लगातार आंसू बहाकर शांत होती, पर फिर भी कुछ ही देर में उसकी देह थरथराने लगती और आंखों से जार जार आंसू बहने लगते थे। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि अभय ऐसा कैसे कर सकते हैं। 20 साल शादी का ये परिणाम है। मैंने कहाँ कमी की है। बच्चे, घर परिवार और नाते रिश्तेदार सब तो पूरी तरह निभाया है। स्वयं कष्ट झेले पर किसी को शिकायत का एक मौका तक नहीं दिया, और अब आज सब बड़े बच्चे होकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। पर मेरी गृहस्थी स्थिर हो गई है, तो फिर मेरे जीवन में ये भूचाल क्यों। मेरे पत्नी धर्म निभाने में कहाँ कमी रह गई कि अभय को इस उम्र में। छी, उसे तो सोचकर भी घृणा आ रही है। पर उसने सब अपनी आँखों से देखा है। आँखों देखा तो गलत नहीं हो सकता ना। फिर उसे लगता, नहीं नहीं, अभय ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो तो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन बार बार वो दृश्य आंखों के सामने घूमने लगता था। और फिर नीलू की वो झपकी आंखें और कपोलों की लाली सामने दिखाई देने लगती थी, तो एक वैरागी, अपमान और गुस्से से उसकी देह थरथराने लगती थी। नीलू की याद आते ही ना चाहते हुए भी वह वर्तमान से अतीत में चली गई। उसने नीलू को पहली बार कॉलेज के कंपाउंडर में देखा था। साधारण नैन नक्श, दबी हुई रंगत, तेल लगे हुए बालों को कसकर चोटी में समेटे और पुराने स्टाइल का सलवार कमीज पहने हुए सीनियर्स के बीच रुआसी खड़ी रैगिंग करवा रही थी। उसकी कपकपाती देह और बेबस आंखों से अवंतिका के अंदर जाने कैसी भावना जगाई कि उस दिन खुद को रोक नहीं पाई और ढाल बनकर नीलू के सामने आ गई थी। अनजान होते हुए भी ना जाने कौन से विश्वास के साथ वो उससे लिपट गई थी, मानो उसका जन्मों का रिश्ता हो। उस दिन अंकुरित हुई अवंतिका और नीलू की दोस्ती धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। सभी उन्हें सहेलियां नहीं, बहनें ही समझती थीं। जहाँ नीलू साधारण शक्ल सूरत की निम्न परिवार से थी, वहीं अवंतिका का परिवार धनाढ्य था। पर ये अंतर कभी भी उन दोनों के बीच नहीं आया, बल्कि अवंतिका के साथ ने नीलू को ग्रूम करके निखार दिया था। समय आने पर दोनों की शादियां अच्छे घरों में हो गई थीं, पर शादी के बाद की व्यस्तता का भी उन दोनों की दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी दोस्ती हर बीतते दिन के साथ और गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे की सुख दुख के साथी थीं, पर आज पहली बार अवंतिका को लगा कि सब छलावा था, वो ठगी गई थी। उसने जिन पर स्वयं से ज़्यादा भरोसा किया था, उन सभी ने मिलकर उसके विश्वास को हत्या की थी। लेकिन क्या वो नीलू, जिसे कपड़े पहनने और बाल बनाने का भी सलीका नहीं था, वो नीलू आज उसकी रंगत और खुद देखने लगी थी। वो स्वयं को हर कोने से देख रही थी। रेशमी और घने बालों का स्थान रूखे और बिखरे बालों ने ले लिया था। कांतिहीन और मुरझाया हुआ चेहरा अपनी गाथा खुद गा रहा था। धसी हुई आंखें और उनके नीचे गढ़े हुए आभास भी नहीं दे रहे थे। कभी वो आंखें अभय के लिए गहरी झील थीं, जिसमें वो अक्सर खो जाते थे, और माथे और गले की लकीरें उम्र की गिनती बता रही थीं। उस पर मुड़ी और बदरंग हो गई साड़ी की उम्र से 10-15 बरस अधिक दिखने के लिए काफ़ी थे। आज जाने कितने दिन बाद उसने स्वयं को आईने में देखा था। ये मैं हूँ, खुद से वितरणा हो आई उसे। तभी फैसा उसकी सोच में नीलू का अक्स उभर कर उसके साथ दर्पण के सामने खड़ा हो गया।
और अनजाने ही वो अपनी तुलना उससे करने लगी। नीलू के बाल एक ऊंची पोनी में बंधे थे और बालों से हल्की सी मादक सुगंध आ रही थी। आंखों में चमक थी जिसमें जीवन की सुरभि चमक रही थी और रंगत उम्र के साथ फामली से गंदुमी हो गई थी। वो एक सादा सा गुलाबी सलवार कमीज पहने थी। उसका रंग उसके फरमाते हुए गालों पे अपना रंग भर रहा था। पर ये तो वही गुलाबी सलवार कमीज है जो नीलू उस दिन, ये ध्यान में आते ही वो वर्तमान में लौट आई और क्रोध से उसके आंसू निकल पड़े। वो सिसक ही रही थी कि सामने मेज पर रखा मोबाइल घनघनाने लगा। पता नहीं अब इस भरी दोपहरी में कौन है। वो बड़बड़ाती हुई उठी तो दर्द की एक तेज लहर उसके मस्तक में दौड़ गई। उसने घबरा कर पलंग का किनारा पकड़ लिया और आवाज़ लगाई, राधा, अरे ओ राधा, कहाँ है तू? आई दीदी, आप ठीक है ना? राधा ने दर्द के कारण उसके चेहरे पर घिर आई कालिमा को देखते हुए पूछा। इससे पहले कि अवंतिका कोई जवाब देती, मोबाइल फिर से बजने लगा। अरे देख तो कौन है? नीलू दीदी। बजने दे, तू जाकर तेल गर्म करके ले आ और मेरे बालों में लगा दे, शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए। और सुन, थोड़ी मेहंदी भी भिगो देना। पर वो नीलू दीदी, तू छोड़ उसे और जो कहा है वो कर। अब है वापस चाहिए, मैं हारूंगी नहीं, और वो भी नीलू से कभी नहीं। राधा तेल और फिर मेहंदी लगाकर चली गई और अपने पुराने रूप को याद करते हुए अनायास ही उसके हाथ से मेहंदी ठीक करने के लिए उठे। पर दर्द के कारण ज़्यादा देर बालों में रह नहीं पाई तो उसे आभास हुआ कि उसकी पूरी देह दर्द से सराबोर थी। सहसा उसे ध्यान आया कि ऐसा तो कई महीनों से हो रहा है और वो इसके साथ अक्सर दर्द निवारक गोलियों का सहारा लेती रही है। मुझे ऐसा क्या हुआ है कि मुझे हर समय दर्द बना रहता है और मेरा शरीर समय से पहले मेरा साथ छोड़ रहा है? कहीं अभय इसी कारण? इस विचार ने उसके अंदर खलबली मचा दी। उसने बिना समय गवाए तुरंत मीरा को फ़ोन लगाया। मीरा उसकी स्कूल की सखी और शहर की नामी डॉक्टर थी। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मीरा ने 2 ही घंटे में फ़ोन उठा लिया और हमेशा की तरह खनखनाती आवाज़ में कहा, बोल ब्यूटी क्वीन, आज कैसे याद किया? याद तो तुम्हें रोज़ ही करती हूँ, पर फ़ोन आज काम से मिलाया है। बताओ जी, मैं नाचीज आपके किस काम आ सकती हूँ? मीरा का स्कूल वाला नाटकीय अंदाज अभी तक कायम था। मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है तो सोचा कुछ बेसिक चेकअप करवा लूँ। मीरा ने विस्तार से उसकी दिक्कतों के बारे में पूछा और फिर कुछ जांच करवाने के बाद रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। उसके बाद तो दोनों स्कूल की यादों में खो गईं। हिंदी की टीचर मिल्टन मैडम और फिर स्कूल भर में फैले अवंतिका की सुंदरता के किस्से और उन किस्सों का मजनू को याद करके दोनों बहुत देर तक हंसती रहीं। मीरा से बातें करके उसे बहुत हल्का लग रहा था। आज वो कई दिन बाद खुलकर हंसी थी। फ़ोन रखते बाद काफ़ी देर उसे स्कूल के किस्से याद आते रहे और उनमें से कुछ तो आज भी उसकी रंगत को सुर्ख कर रहे थे। ऐसा ही एक किस्सा सोचकर वो मुस्करा रही थी कि राधा मेहंदी का कटोरा लेकर आ गई और वो बालों में मेहंदी लगवा कर अपनी पुरानी यादों में खोई हुई सी उठकर बाहर गार्डन में जाकर बैठ गई। मौसम बहुत अच्छा था और हल्की फुहार पड़ रही थी। ये फुहारें उसे शादी के बाद के दिनों में ले गईं जब वो और अभय दोनों साथ में भीगते थे। फिर एक गुलाब उसके गालों के होठों को फैलाते हुए उसकी गहन केफा
राफी में पेरो दिया करते थे और उस समय के उनके आँखों के मौन निमंत्रण के याद कर उसकी पलकें झुक गई थीं। फिर उसने उन लम्हों की खुमारी के फात गुलाब की क्यारियों की तरफ देखा तो उनका दिल धक से रह गया था। वो सारी क्यारियां लगभग सूख गई थीं और सारे पौधे ढूंढ से खड़े थे। अपने फूलों की ऐसी हालत देख कर अवंतिका गुस्से में भर गई। फिर तो उसने आव देखा ना ताव अपने दर्द की परवाह किए बिना अपना पल्लू कमर में कोसकर पौधों की खुदाई की और काट छांट में जुट गई। बीच बीच में दर्द की तेज लहरें उठतीं, पर अभय और नीलू के वो दृश्य आते ही क्रोध व नफरत दर्द पर हावी हो जाते थे। गार्डन की सफाई करते और नहा धोकर सब निपटाने तक शाम हो गई। घड़ी की ओर देखते हुए बालों से तौलिया निकालकर उन्हें झटकते हुए दर्पण के सामने खड़ी हुई तो खुद में आए परिवर्तन से हैरान रह गई थी। बाल तेल और मेहंदी लगने से नरम और जीवन युक्त लग रहे थे। चेहरा गार्डन की गई मेहनत से खिल गया था और गालों पर हल्की सी लालिमा झलक रही थी। वो मुस्कुरा दी और चाय लेकर झूले पर बैठ गई। उसका शरीर और मन आज दोनों ही शांत व हल्के थे, पर बीच बीच में अभय और नीलू याद आते तो मन कसैला हो जाता था। वो अपने वर्तमान और अतीत के बीच सामंजस्य बैठा रही थी कि राधा खाना लेकर आई। खाने में सिर्फ खिचड़ी थी, पर आज कई दिन बाद उसने खाने में स्वाद आ रहा था। अगले दिन उसकी नींद जल्दी खुल गई। उसने खिड़कियों से भरे पर्दे हटाए और चाय का कप लिए गुनगुनाते हुए मोबाइल खोला तो पहला संदेशा मीरा का ही था कि सभी रिपोर्ट्स ठीक हैं, बस कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है जिसमें नाम वो भेज रही है। मीरा को धन्यवाद का संदेश भेजकर उसने दवाइयाँ मंगवाईं और फिर चेहरे पर उबटन लगाकर नहाने चली गई। नहाने के बाद जब सूती आसमानी साड़ी में खुद को सजाकर दर्पण में देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, वो मेरी बराबरी करेगी। उसका आत्मविश्वास लौट कर आया। उसने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल डाली और अपना पूरा समय अपने और अपने घर के रखरखाव में विभाजित कर दिया। उसी की तरह घर को भी केवल उसी की ज़रूरत थी और दोनों को जब वो मिलने लगा तो दोनों की रंगत ही बदल गई थी। आज अबे 15 दिन बाद लौटने वाले थे। अवंतिका का दिल सुबह से ही तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है। वो सुबह जल्दी ही उठ गई थी। उसने बाल धोकर सुखाए और फिर उन्हें ढीले से जूड़े में समेट लिया। माथे पर छोटी सी लाल बिंदिया और कानों में छोटे छोटे झुमके और आँखों में काजल की रेखा खींचकर पलकों को झपकाया। फिर एक बार खुद को दर्पण में निहारा। नॉन बैड ठीक ही लग रही हूँ अवंती, वो मुस्कुराकर स्वयं से कह रही थी। मेकअप तो हो गया, जरा कपड़े भी चुन लूँ। मन ही मन ये बोलते हुए उसने एक धानी रंग की साड़ी निकाली और उसे अपने कंधे पर रखकर देखने लगी कि उसे आईने में उसके साथ नीलू का अस्त्र उभरता दिखाई देने लगा। उसका उस गुलाबी सलवार और कमीज में गुलाबी सा फुर्क हुआ चेहरा उसे अंदर तक छलनी कर गया था। उसे याद आया कि उसने कितने प्यार से वो एक जैसे 2 गुलाबी सलवार कमीज खरीदे थे। उसने कुछ सोचकर वो साड़ी वापस रख दी और अपने लिए भी वैसा ही गुलाबी सलवार कमीज निकाल लिया। फिर एक बार पूरी तरह तैयार होकर गुलाबी दुपट्टे को कंधे पर लपेटा तो उसका गुलाबी रंग उसके चेहरे के साथ एक रूप सा लगने लगा था। वो स्वयं को देखकर हैरान रह गई। केवल एक पखवाड़े की नियमित देखभाल ने उसका रंग रूप बदल दिया था। घंटी बजी और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने 1-2 गहरी सांसें लीं
उसे डर लग रहा था कि कहीं अभय को उसकी धड़कन सुनाई ना पड़ जाए। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसकी हालत बिल्कुल नवयौवना जैसी हो रही थी और एहसास प्रथम मिलने जैसा था। उधर सीढ़ियों पर चढ़ते अभय के कदमों की आहट अब उसे सुनाई पड़ने लगी थी और वो बहुत बुझी हुई और बोझिल प्रतीत हो रही थी, पर वो जानती थी कि आज अगर उसका परीक्षा परिणाम अनुकूल रहा तो स्थिति बदल जाएगी। अभय जब कमरे में आए तो उनकी तरफ अवंतिका की पीठ थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभय ने थकी हुई आवाज़ में पूछा। अब पहले से ठीक हूँ और वैसे तुम्हारे बिना जैसी होनी चाहिए वैसी है, उसने अभय के गले में बाहें डालते हुए कहा। अभय का मुंह खुला रह गया और हाथ में ब्रीफकेस छूट गया। पहले खुद को और फिर अवंतिका के गालों पर बिखर आई लटों को संभालते हुए बोले, लग रहा है कि आज तो मैं हमेशा के लिए इन आँखों में डूब ही जाऊंगा। अवंतिका समझ गई कि वो परीक्षा में पास हो गई और वो भी अव्वल दर्जे में। उसने अभय के कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद लीं। कुछ देर तक एहसास को अंदर तक महसूस करती रही, फिर धीरे से बोली, उस दिन तो ये डूबने का प्रोग्राम कहीं और ही बस रहा था। किस दिन और कब? अभय ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उस दिन जब नीलू के सामने घुटनों पर थे। अवंतिका ने अपनी आवाज़ और शब्दों दोनों को कम न करते हुए कहा। इससे पहले कि अभय कुछ उत्तर देते, नीलू ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए बाहर ही से कहा, उस दिन घुटनों पर अभय नहीं, ललित थे। ललित थे? नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा था। अभय ने उस दिन जो फर्ट अवंतिका का वाक्य अधूरा रह गया। अब ललित भी नीलू के पीछे आकर खड़े हो गए। उस दिन आपने सिर्फ फर्ट देखी थी और ये वही फर्ट है ना? मुझे पसंद थी, इसीलिए अभय ने अपने जैसी मुझे गिफ्ट की थी। ललित वही शर्ट पहने मुस्करा रहे थे। ये ड्रामा मेरा और ये अभय को तुमसे चुराने का नहीं, बल्कि अपनी पुरानी अवंतिका को वापस पाने का था। उस दिन जिसे तुमने घुटनों पर मेरे साथ देखा था वो ललित थे और तुम सिर्फ स्टेज पर अभिनय कर सकती हो, पर मैं यथार्थ जीवन में भी इस कला में चैंपियन हूँ, नीलू ने आंख मारते हुए कहा। अब तक अवंतिका को सारा खेल समझ में आ गया था और उसने शर्माते हुए अभय के सीने में मुंह छिपा लिया और अभय से भी उसे बाहों में समेटते हुए कहा, नीलू, ललित दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।